हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। ये वीडियो नीट से जस्ट पहले बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं कैलकुलेशन की बात करने वाला हूँ। फिजिक्स में नॉर्मली जो बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं ना, मतलब वो किस वजह से करते हैं, क्योंकि देखो यार बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मिस्टेक्स की मैं बात करूंगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, 5 मिस्टेक्स की मैं बात करूंगा और उनकी करेक्शन आपने कैसे करनी है। तो जो कॉमनली बच्चों से होती है, मतलब जिस टाइप की कैलकुलेशन एग्जाम में नॉर्मली आती है और बच्चा कहीं ना कहीं स्टक करता है, तो देखो ऐसा नहीं है कि आपकी बहुत वीक होगी मैथमेटिक्स, ऐसा भी नहीं मैं बोल रहा हूँ। बट आप उसको जो कैलकुलेशन है उसको रिड्यूस कर सकते हो, राइट, यूजिंग दिस डेटा डायरेक्टली। अगर आप यूज करोगे तो टाइम बचेगा यार, वही बहुत बड़ी चीज होती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि आपका टाइम बचे। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहला डेटा जो 100% ये यूज होगा, इसका क्वेश्चन आने वाला है, ये आपको पता है, मेरे को पता है, हम सबको पता है, ये डेटा यूज होगा मतलब होगा। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड सबसे पहला मैं हमेशा यही डिस्कस करता हूं जो बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स से 3-4 क्वेश्चन तो आएंगे और एक क्वेश्चन तो इस डेटा को रिलेट करके पक्का आने वाला है, राइट। तो देखो अगर बच्चों कहीं पे भी प्लैंक्स कांस्टेंट ओवर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो हो, जो कि होगा, आप सबको पता है, ठीक है। तो इस रेशियो की वैल्यू आप अलग अलग ना निकालें, जैसे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, ये बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा डिवाइड करना, इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे 4.14 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है बॉस, ये डेटा आप डायरेक्ट याद करके जाएंगे, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जब भी ये रेशियो की रिक्वायरमेंट होगी, यू जस्ट रिप्लेस दिस रेशियो बाय दिस, नो नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ एच, नो नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ ई एंड डिवाइड दिस पर्टिकुलर रेशियो, राइट। बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मतलब आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा यार, क्या बात कर रहे हो। पहला इसमें तो मिस्टेक में ए, जो मैं यहाँ पे फर्स्ट मिस्टेक की बात कर रहा हूं, उसमें पहला डेटा ये है, ठीक है। और इसी के साथ अगर बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू स्पीड ऑफ लाइट की जरूरत पड़ी, हालांकि हम इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एच की वैल्यू समटाइम कोई बच्चा भूल गया, कंफ्यूजन होता है, स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है एग्जाम के दौरान, तो भूल गया भाई, गिवन भी नहीं है भाई, राइट। तो एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, इसका प्रोडक्ट आप डायरेक्ट याद रख सकते हो 19.9 इंटू 10⁻26। कोई बड़ी बात नहीं अगर इसको आप याद रख लो, बहुत अमेजिंगली आप इसको यूज करके सॉल्व करके आ सकते हो। ठीक है बच्चों, सब कुछ इजी हो जाएगा। रूम पे पेज पे बड़े से लिख के चिपका देना इसको, राइट, और बार बार देखना, जितनी बार रूम में जा रहे हो, बाहर आ रहे हो, देख रहे हो, आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है, थर्ड, इसी का थर्ड, अगर एच भी है, सी भी है और डिवाइड में ई भी है, जो कि आएगा ही आएगा, आपको पता है ये डेटा यूज होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, वर्क फंक्शन एनर्जी, समझ गया ना आप। तो एच सी वाई अगर ई है बच्चों, तो इसकी वैल्यू 1242 याद रखना, देखो आसान है, 1242 इंटू 10⁻⁹, इसको आप इससे रिप्लेस कर पाएंगे। वेरी अमेजिंग भाई, कैलकुलेशन समाप्त हो जाएंगी। जो डिफिकल्टीज आती है मॉडर्न फिजिक्स में क्वेश्चन करने के लिए, वो ऐसे रेशियोज में ही आती है भाई। एच को ई से डिवाइड करना, यानी एच होता है 6.3, फिर आप डिवाइड करोगे 1.6 से, बहुत डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा सीरियसली, राइट। ओके बच्चों, अब सेकंड पॉइंट की मैं बात कर लेता हूँ, सेकंड टाइप की मिस्टेक कैसे हो सकते हैं, कैसे कैलकुलेशन एक डिफिकल्ट सी सिचुएशन में बना के दे दी जाती है, राइट। तो देखो सेकंड पॉइंट में अगर आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, राइट, बहुत ध्यान से इसको आप समझ लेना, दो केस इसके में जो कॉमनली यूज होते हैं वो बता दूंगा, राइट। तो भाई देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड लेंथ कुछ भी गिवन होगी, लेट्स सी एल, ईच लेंथ एल दे रखी है, ए दे रखी है, मतलब उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, व्हाटएवर मैन, राइट। और अगर ये इक्विलेटरल है बच्चों, हमें पता है हर एंगल आपका 60 डिग्री होगा, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, राइट। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अगर इसके सेंटर तक हमें डिस्टेंस निकालनी हो किसी भी एक कॉर्नर से, लेट्स से दिस इज आर, वैसे तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लेंगे ऑब्वियसली, लेकिन उतनी कैलकुलेशन को हम रिड्यूस को ना कर दे, एक छोटा सा डेटा याद रखें यहाँ पे, है कि नहीं। तो इस केस में अगर ट्रायंगल वाला केस आया और कुछ ऐसी कैलकुलेशन आपके पास आ गई कि आपको इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर से किसी वर्टेक्स या कॉर्नर तक की डिस्टेंस निकालनी पड़े, तो बच्चों ये आर डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, इस ट्रायंगल की जो भी साइड लेंथ दे रखी होगी वो लेना और डिवाइड में √3। यू जस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट गाइज, और ज्यादा बड़ी बात नहीं है, जब आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगी हमेशा। तो आपको कॉस थीटा यूज करना, बेस ओवर हाइपोटेनस, वो सारी उतनी कैलकुलेशन रिड्यूस कर दोगे और डायरेक्ट इसका यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हो, राइट। एक ये याद रखना है, ठीक है सर। दूसरी सिचुएशन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में नॉर्मली क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फोर्स में या ग्रेविटेशन में देखने को मिलेगी, कि भाई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट, साइड लेंथ अगेन आप एल मान सकते हो, ईच साइड लेंथ, और लेट्स सी यहाँ पे कोई मास रखा है या चार्ज रखा है, आप कुछ भी ले सकते हो। लेट्स सी एक चार्ज रखा है यहाँ पे Q0, और एक चार्ज बच्चों यहाँ पे रखा है Q, और एक चार्ज यहाँ पे रखा है दैट इज Q,
राइट। और इन दो चार्ज की वजह से अगर दोनों चार्ज इक्वल है और ये दोनों चार्ज मिलकर इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेंगे, आप सबको पता है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसका फोर्स रिपेल करके इधर जाएगा, इसका फोर्स रिपेल करके बच्चों इधर जाएगा, तो इस पॉइंट पे नेट फोर्स इधर जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट फोर्स निकालना होगा ना, आपको यहाँ पैरेललोग्राम फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, √a² + b² + 2ab cos θ कंपोनेंट बना के यूज करना पड़ेगा। तो क्यों ना उसका रिजल्ट डायरेक्ट हम याद रख ले, मजा आ जाएगा बच्चों। इस सिचुएशन में अगर इस पॉइंट पे एक्ट करने वाले दोनों फोर्स, लेट्स सी ये F1 है, ये F2 है, ये F1 था और इसकी वजह से ये मैंने मान लिया F2, ये सेम हो गए। तो जब दोनों चार्ज सेम हो या इसकी जगह मास हो सकते हैं, मास सेम हो, तो √3 ऑफ F1 लिख लो और √3 ऑफ F2, मतलब इन दोनों का किसी एक का अगर चार्ज सेम है या मास सेम है तो चलो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ये, तब आपने डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज करना है। F1 निकाल के यहां पुट कर देना क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, दोनों का फोर्स सेम ही होगा, ठीक है। अगर F1 = F2 यहां पे सेम है, समझ गए गाइस। तो नेट फोर्स आ जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, डायरेक्ट आपको पैरेललोग्राम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिटिल बिट सा ये रिजल्ट आप याद रख सकते हो और आपकी कैलकुलेशन कंप्लीटली बच्चों रिड्यूस हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि सर अगर चार्ज अलग अलग हुए या मास अलग अलग हुए तब बच्चों उस पॉइंट पे जो नेट फोर्स निकालोगे ना आप, दोनों का एडिशन ले लेना F1 + F2 इंटू √3/2, तब ये हो जाएगा। अब देखो दोनों F1 F2 अगर सेम होंगे तो सेम आंसर ये हो जाएगा, √3 टाइप ऑफ एनी वन फोर्स, राइट। अलग अलग है तो ये यूज कर लेना, सिंपल गाइस। इतनी कैलकुलेशन, ये डेटा अगर यूज होता है आपके आने वाले क्वेश्चन में तो बहुत इजी बना देगा आपकी कैलकुलेशन, आपका टाइम बचा देगा। इसी कैटेगरी में अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, नहीं इसी कैटेगरी में अगर मैं स्क्वायर की बात करूंगा, ठीक है, अगर वो ट्रायंगल ना हो के एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ L है, ठीक है, बहुत क्लियरली है, और उसके किसी कॉर्नर पे सपोज करो यहाँ पे मास ले लो, चार्ज ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे एक चार्ज ये रखा है, एक चार्ज ये रखा है, एंड ऑल द चार्जेस आर इक्वल, ठीक है बच्चों। सारे के सारे जो चार्ज है वो फोर्स है, इनकी वजह से जो क्रिएट होगा वो इक्वल है, ऑब्वियसली चार्ज सारे इक्वल है, और यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया Q0, तो देख सकते हो आप, ठीक है। इसको मान लो फर्स्ट, इसको सेकंड, जो कि सेम डिस्टेंस में, देखो ए अच्छा L माना है ना आपने, तो लेट्स सी ये भी L है और बच्चों ये भी L है और ये भी L है। तो अगर आप ध्यान से देखो इस वाले चार्ज से डिस्टेंस L रहेगी, इससे भी L रहेगी, इसका चार्ज और इसका चार्ज भी सेम है, तो इनका फोर्स भी सेम ही होगा 1 और 2 का। और जो ये थर्ड वाला है, लेट्स सी ये थर्ड वाला है, इसकी ये डिस्टेंस अलग हो जाएगी क्योंकि L ये √2L होगी। तो मान लिया मैंने चार्ज है, रिपेल करेगा देखो इसको, तो इसका फोर्स इधर जा सकता है, इसका इधर जा सकता है, तो इस वाले का इधर जाएगा। तो इस पॉइंट पे ना 3 फोर्स आ जाते हैं, लेट्स सी ये F2, ये F1 और ये F3। तो नेट फोर्स निकालना है, और इसको निकालने के लिए मैंने देखा मेडिकल के बच्चों को काफी दिक्कत होती है मैथमेटिकली, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हो, किस तरीके से अपने दिमाग में बच्चों रख सकते हो। और लेट्स से गाइस मैंने मान लिया भाई कि ये सारे के सारे चार्ज भी अलग अलग है, ऐसे मान लो, लेट्स सी ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। तो नेट इस पे कैसे निकालोगे आप, डायरेक्ट इस रिलेशन को अगर आप याद रखेंगे तो आपका पूरा पैरेललोग्राम रिजल्टेंट वगैरह निकालना, वो टाइम टेकन प्रोसेस समाप्त हो जाएगा। आप क्या करेंगे, जो फोर्स 1 और 2 है जिनकी डिस्टेंस L वाले हैं, देखो ये वाली F1 + F2 जिनकी डिस्टेंस सेम है, ये वाली L डिवाइड में √2 प्लस ये जो डायगोनल वाला ये वाला होगा, ठीक है, Q3 का जो फोर्स होगा ये, क्योंकि इसकी डिस्टेंस √2L इन दोनों से डिफरेंट है, तो इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। बस ये रिलेशन आपने याद रखना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिंपल। F1 + F2 बाय √2 + F3। अब आपने क्या करना होगा, केवल F1 F2 की वैल्यू पुट करनी होगी। जैसे अगर मैं इसके साथ फोर्स निकालूंगा तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग K, इसका चार्ज है Q1 और इसका चार्ज है Q0 और इनके बीच की डिस्टेंस है L², ऐसे लिख दूंगा बस। यहाँ F2 भी F3 भी ऐसे निकाल के, सिंपल, कुछ नहीं सोचना है, समझ गए। यहां पुट कर देंगे और आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ये सिचुएशन 100% यूज होती है बच्चों, तो आप आराम से इनका यूज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कितनी कैटेगरी यहाँ पे कवर कर लिया, ये सेकंड थी, ये फर्स्ट थी, ठीक है भाई। अब बच्चों में बात करूंगा थर्ड कैटेगरी की। थर्ड कैटेगरी में क्या यूज होता है और उसमें क्या डेटा है जो आपको 101% याद रखना है। उस टाइप की कैलकुलेशन अगर आती है तो इजीली आप उसको क्रैक कर सकते हो, ये बहुत जरूरी है। एक बार देख लेना भाई ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, राइट। और बहुत अमेजिंग तरीके से, बहुत इजीली तरीके से इसका आप यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यार सर अगर सारे चार्ज सेम हुए तो F1 = F2 आ जाएगा,
ऑब्वियस है, ये दोनों फोर्स सेम हो जाएंगे क्योंकि इनकी लेंथ जो है डिस्टेंस इस चार्ज से इस चार्ज से इस चार्ज की सेम है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तब मैं लिख देता हूं, चलो, इफ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, अगर ये सब सेम है, आप समझ गए ना, जिस पे फोर्स निकाल रहे हो इनसे डिफरेंट हो या सेम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये अगर सब सेम है बच्चों तो ऑब्वियसली आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे देन दिस फोर्स, नेट फोर्स जो आएगा, ये दोनों अगर सेम हो गए तो ऑब्वियसली 2F1 कर दो या 2F2 क्योंकि दोनों सेम है, बाई अंडर रूट ऑफ 2 कर दो, प्लस F3 अलग ही रहेगा। लेकिन जब इसको आप √2 पर √2 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हो √2 F1 प्लस F3, मतलब इन दोनों में से कोई एक फोर्स, तब ये डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो, आपकी मर्जी है, मतलब है ना। बार बार आपको लिख के देखना पड़ेगा, आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा इस डेटा के अकॉर्डिंग, और फिर आपको कैलकुलेशन में 100% हेल्प करेगा। अपने आपको रिकॉल हो रहा होगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपने ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में किए हैं, तो वहां पे ऐसी सिचुएशन आती है। और जहां भी वेक्टर आएगा, जैसे डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन आएंगे, तो भाई ये सिचुएशन तो ऑब्वियसली यूज होगी, ठीक है। थर्ड केस आते हैं बच्चों, इसमें डेटा न्यूमेरिकल वैल्यू जो याद रखनी है। देखो मैं 5 इंपॉर्टेंट कैटेगरी यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर बच्चों कहीं भी 2 की पावर 1/3 आती है, ध्यान से समझ लेने का, 2 की पावर अगर 1/3 आती है तो ऑलमोस्ट नियर बाय इसकी वैल्यू 1.3 होगी, याद रखना है। 2 की पावर अगर 2/3 आती है तो इसकी वैल्यू 1.5 के आसपास आएगी। अदरवाइज आप कैलकुलेशन में वहां फंस सकते हैं, आपको डिफिकल्ट लग सकती है, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, चांदी मेरे, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट चल रहा है हमारा, सब कुछ हम पढ़ के बैठे हैं। अब ये एरर वाली जो कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन में एरर होती है उसको हम फोकस कर रहे हैं, तो मजा नहीं आ जाएगा, राइट। अगर बच्चों ये डेटा आप याद रख सकते हो, देखो 2 की पावर 1/2 मतलब √2, ये ऑलरेडी आपको पता है, जो पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर √3 है, ये भी हमें पता है, ठीक है, ये 3 × 2 ये भी पता है। अगर कहीं पे बच्चों 2 की पावर 3/2 आ जाए तो इसको इजीली कैसे लिख सकते हो, 2 × 2 की पावर 1/2 लिख सकते हो, क्योंकि 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। तो बस इसकी वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो आप लिखेंगे 2 × √2, और इसकी वैल्यू पता है आपको, यहां से मल्टीप्लाई कर लेना। इस तरीके से ब्रेक भी कर सकते हो, अगर इस टाइप की डिफिकल्ट सी पावर आ जाए तो आप ब्रेक डाउन करके उनको ईजी बना के थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हो। इस टाइप की सिचुएशन अगर आई तो आप हैंडल कर लेंगे। डन है बॉस। थर्ड कैटेगरी, लास्ट 2 कैटेगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी कैलकुलेशन हिसाब से, और नॉर्मली वो आपने पढ़ भी रखी है, जो पढ़नी भी चाहिए और लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करके जानी भी चाहिए, ये बनता है, ये फर्ज है हमारा। हम क्या गलती करते हैं बच्चों कि नहीं फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स तो बहुत सारी पढ़ ली, लेकिन उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम सिली मिस्टेक कर पा रहे हैं, जो कैलकुलेशंस हो रही है। एटलीस्ट ये डेटा आपके दिमाग में रहेगा तो अच्छे से आप हैंडल कर पाएंगे सिचुएशन को, राइट। लास्ट 2 मिस्टेक डिस्कस करूंगा बॉस। ओके गाइस, तो नेक्स्ट जो 4th कैटेगरी होती है आपकी, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूलाज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लाइक, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूलाज होते हैं या फिर रेशियोज वगैरह होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहला एक्सप्रेशन जो आपको याद होना चाहिए बच्चों इसमें, ठीक है, वो sin of 2θ का फॉर्मूला, दैट इज 2 sin of θ × cos of θ, जो मेडिकल के बच्चों को सोते जागते हमेशा याद होना चाहिए। सिली मिस्टेक इस फॉर्मूले की वजह से हो सकती है, नॉर्मली याद होता है बट फिर भी याद दिला रहा हूं, बट याद होना चाहिए। साइन का डबल एंगल है, साइन में ध्यान से देना, लेकिन अगर ये साइन ऑफ थीटा हो जाए, केवल इससे हाफ हो जाए, तो उसको हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं। तो अब आप साइन ऑफ, जब यहाँ थीटा, जब 2 था थीटा, आपने थीटा लिखा है तो यहाँ पे थीटा का हाफ कर दो, एंड वैसे ही cos ऑफ θ/2 कर दो। समझ जाएंगे आप, डन, याद होना चाहिए, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है, आपको याद ही होना चाहिए। थर्ड फॉर्मूला बच्चे cos ऑफ 2θ का होता है, डबल एंगल है, देखो यहाँ पे भी ये फॉर्मूला हमेशा आपको 2 कैटेगरी में 2 रिलेशन इसके इंपॉर्टेंट जो याद रखने हैं। 3 फॉर्मूले होते हैं बाय द वे, एक cos का cos के टर्म्स में ही रखना है, 2 cos ऑफ स्क्वायर 2θ का थीटा कर दो -1, और नेक्स्ट जो रिलेशन आएगा आपका इसका, दैट इज 1 - 2 sin ऑफ स्क्वायर θ/2, सॉरी 2θ है तो थीटा ही लिख देंगे, ठीक है, ये आपने लिखना है, राइट। और इसका भी अगर हाफ एंगल बन गया तो यहाँ θ/2 कर देना, उतना तो आप समझदार है, जैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है। एक ये रिलेशन आपने याद रखना है जो कि काफी ज्यादा यूज होता है बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को बनाने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट। नेक्स्ट,
इसी में अब कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं। एंगल्स का देखो ना तो आपके साथ रहने ही वाला है, कैलकुलेशन में एंगल की जरूरत हमेशा पड़ेगी। आपने देखा होगा लॉट ऑफ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे। तो जो बेसिक एंगल है जैसे 0, 45, 30 डिग्री, ये हर बच्चे को नॉर्मली याद होती है और होने भी चाहिए, ये मैं लिखूंगा नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको होना भी चाहिए, ठीक है बॉस। यहां पे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जस्ट याद दिला रहा हूं कि साइन ऑफ 120 की वैल्यू याद करके जाना, अगर कहीं फंसाएगा वो इस तरीके से मेडिकल स्टूडेंट को फंसा सकता है, राइट। तो बच्चों ये √3/2 होती है, उसी एंगल इतनी सेम वैल्यू जो साइन 120 की होती है ना, ये √3/2, और ये किसकी वैल्यू होती है, 60 की भी यही होती है, या ये किसकी वैल्यू होती है, cos ऑफ 30 की भी यही होती है। ऐसे रिलेशन में याद रखना है तो इजीली याद रख सकते हो डेटा, समझ गए, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। और बच्चों अगर आपसे पूछ बैठे cos, जो कि नॉर्मली सबसे ज्यादा यूज होता है, cos 120 दैट इज -1/2, ये आपने याद रखना है ना, यस याद रख लेंगे सर। नेक्स्ट, अगर बच्चों आपने नेक्स्ट वैल्यू आपसे पूछी जाती है साइन ऑफ 180 डिग्री, तो भाई 0 होती है ऑब्वियसली, और अगर आपसे पूछेगा cos ऑफ 180 डिग्री तो -1 होती है। ये डेटा आपको याद होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं क्योंकि बहुत बार आपने इसका यूज करा है। इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इनको याद करना है, लास्ट मोमेंट पे बहुत काम आने वाला है बॉस, ठीक है। एनीथिंग एल्स उसमें हो सकता है, हाँ 30, 45 ये सब आप याद कर लोगे, 90 वगैरह नो प्रॉब्लम। अगर कहीं पे और अच्छी क्वेश्चन उसने बनाने की कोशिश की, साइन 37 डिग्री की जरूरत पड़ी, तो बच्चों उसका रेशियो याद रखना 3/5, साइन 37 डिग्री, राइट। और अगर कॉस की जरूरत पड़ी, cos 37, तो दैट इज 4/5, इसकी जगह आप ये रेशियो रिप्लेस कर देंगे और आपका काम बन जाएगा गाइस। तो दिस इज समथिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फॉर्मूलाज एंड वैल्यूज जो आपको याद रखनी है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। इनकी कैलकुलेशन हो सकती है, आपको उनकी जरूरत पड़ सकती है, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में उस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब लास्ट कैटेगरी आपको बता दूं, जो कि आपने पढ़ी थी 11th क्लास में बहुत अच्छे से, लेकिन एप्लीकेशन उसका बहुत ज्यादा यूज होता है, इनडायरेक्टली हमने कर लिया है, तो लास्ट में रिवाइज भी करा देता हूं, मजा आएगा, ठीक है। चलो भाई अब उसको यहां लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो गाइस जो 5th कैटेगरी है आपकी, ठीक है, अब देखो इतना लास्ट मोमेंट पे इतनी आप पढ़ाई करके जा रहे हो क्योंकि इनको भी रिवाइज करके जाए, 100% सबसे ज्यादा हेल्प तो हमारी यही करने वाले फिजिक्स को आसान बनाने के लिए। 5th में बच्चों रिजल्टेंट के लिए बात करेंगे हम, ठीक है, रिजल्टेंट के लिए, राइट। हालांकि आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी मैं बताने वाला था, बट मेरे को लग रहा है कि भाई वो तो उतना बेसिक तो आपको आता है, उतना आपने किया भी होगा, आपको पता है उसके बिना काम नहीं चलेगा। बट ये वो चीज है जो नॉर्मली हम ध्यान नहीं देते हैं। सो रिजल्टेंट कैसे निकाले किसी भी वेक्टर का, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, ये कैसे आसानी से हम मेमोराइज कर सकते हैं। देखो बच्चों इसमें सबसे पहला केस, किसी सिंगल पॉइंट पे, लेट्स सी पॉइंट O है, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, लेट्स सी F1 और F2, या कोई भी वेक्टर हो सकता है, फोर्स हो सकता है या एनी अदर वेक्टर, कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक ही लाइन पे, तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। तो इस पॉइंट पे जो इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा ना, वो इनके सम के इक्वल होगा। आप डायरेक्ट याद रखेंगे, इनको ऐड कर सकते हो आप डायरेक्टली। ये तभी करना है जब ऑल द वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, एक्टिंग अलोन सेम लाइन, राइट। दूसरा, अगर उस सेम पॉइंट पर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, लेट्स से F1 इधर है और F2 इधर है, तो आपको पता है एक दूसरे के अपोजिट है, इनके बीच का एंगल 180 होगा। तो इस पॉइंट पे इनका रिजल्टेंट फोर्स यू कैन कैलकुलेट बाय सब्ट्रैक्टिंग देम, यानी इनके डिफरेंस के इक्वल होगा डायरेक्ट, ठीक है बॉस। और नेक्स्ट सिचुएशन क्या आ सकती है, अगर उसी पॉइंट पर एक वेक्टर आपका एक्स एक्सिस पे है, दूसरा वेक्टर आपका वाई एक्सिस पे किसी भी डायरेक्शन में है, बट चूंकि इनके बीच का एंगल बच्चों 90 डिग्री है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है पैरेललोग्राम जो आपका लॉ होता है, जो फॉर्मूला होता है, उसमें 2AB cos थीटा यानी 2F1 F2 cos थीटा वाला टर्म 0 हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आप डायरेक्ट रखो, क्यों उतना लिखना है आपने, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, ये सारे रिजल्ट पैरेललोग्राम लॉ के ही हैं, उसी फॉर्मूले के हैं, आपको भी पता है। मतलब सर हम ये ही याद ना रखें, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ऑब्वियसली। हाँ देखो इसको लिखने में भी टाइम लगता है, क्यों ना आप ये 3 कंडीशन हमेशा दिमाग में रखें, जिससे जल्दी से अप्लाई करो, टाइम बचा दो, 10 सेकंड भी बचेंगे ना भाई, वही मैटर करते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब भाई अगर ये थीटा की वैल्यू अदर देन 0 डिग्री हुई, 0 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, 90 डिग्री, इन 3 एंगल के अलावा कुछ भी हुई, तब तो इसी का यूज करना पड़ेगा, इसी के थ्रू जाना पड़ेगा। उसके रिजल्ट तो हम याद नहीं रखेंगे, हम 3 रिजल्ट याद रखेंगे। 0 डिग्री पे डायरेक्ट सम कर देना है रिजल्टेंट के लिए, 180 डिग्री पे अपोजिट है मतलब सब्ट्रैक्ट करके रिजल्टेंट आ जाएगा, और 90 डिग्री है तो बस
√f1² प्लस f2² कर लेंगे एंड दैट इज द फाइनल रिजल्ट गाइस। ठीक है, तो दिस इज व्हाट जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जिसकी आपने यहाँ पे यूज करना है और काफी हेल्पफुल होगा। अगर कुछ लेंथी से क्वेश्चन आए या इन कैलकुलेशन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आए तो बच्चों रिपीट कर लेना और अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना के अपने दीवार पे, अपने रूम की टेबल चेयर जहां पे भी आप बैठ के पढ़ते हो वहां पे लगा देना और बार बार इसको देखना जब तक नीट नहीं हो जाता। बहुत हेल्प करेगा, आई गारंटी, राइट गाइज। एंड दीज आर द थिंग्स जो आपकी सिली मिस्टेक को अवॉइड करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी और एक्यूरेसी के साथ होगी 101%। बच्चों मेहनत करते रहना, कोई दिक्कत आएगी विदाउट एनी हेजिटेशन कभी भी आप मेरे से बात कर सकते हो, मेरे को बता सकते हो और बस प्रैक्टिस करते रहना। अकॉर्डिंगली सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी और ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। और आपका बस आपकी अपनी तबीयत का आप ख्याल रखें, अपने दिमाग का ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें और कॉन्फिडेंस बना के रखें और रिवीजन करना कदापि ना भूलें। प्रैक्टिस में बने रहें और जो कैलकुलेशंस या फिर किसी तरीके की मिस्टेक हो रही है ड्यूरिंग सॉल्विंग प्रॉब्लम्स उसको सॉर्ट आउट करते रहे, उसका सॉल्यूशन ढूंढते रहे। ओके, ऑल द बेस्ट।